नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा यानी जीएन दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर दिया है 17/2025-26 का क्लास 6 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर के इसमें उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एनुअल टर्म लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में यहाँ पे मिड टर्म कर दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। एक ही सवाल है, हिंदी वाले में ये मिड टर्म आ गया है लेकिन इंग्लिश में सही है। इसमें कुल 16 प्रश्न होंगे जैसे दिया हुआ है। ए बी सी डी ई यानी अ ब स द ई में विभाजित है। खंड क में 1 अंक के प्रश्न होंगे, 12 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके प्रत्येक के 1 अंक होंगे। खंड ख में यानी बी पार्ट में 2 अंक के 6 प्रश्न होंगे। तीसरे में खंड ग में 3 प्रश्न होंगे जो 3 अंक के होंगे। फिर खंड घ में 3 प्रश्न होंगे जो 5 अंक के होंगे। और अंगा में यहाँ पे ई दिया हुआ, अंगा यानी हिंदी में अंगा दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी और ई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंग्लिश में। तो खंड ई यानी अंगा में 3 केस आधारित प्रश्न होंगे जो 1 के और 2 अंक के प्रश्न होंगे। उस प्रश्न पत्र में कोई विकल्प नहीं दिया है, यद्यपि 5 अंक के 2 प्रश्नों और 3 अंक के 1 प्रश्नों और 2 अंक के 1 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं यानी इंटरनल चॉइस है इसमें। आइए सीधे सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल कहते हैं ये अनुक्रम का अगला पद क्या है? नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस इज। तो इसके बाद देखिए 1 का डबल किया गया 2 हो गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल यानी दुगुना किया गया, 16 का दुगुना 32, तो यहाँ पे 32 है। द नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन द लाइन सेगमेंट इज, अर्थात रेखाखंड में अंत बिंदुओं की संख्या। देखिए रेखाखंड और उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। इस तरह होता है जो दोनों साइड एंडलेस होता है, ये कहलाता है रेखा। तो यहाँ भी आगे बढ़ता रहेगा और इधर भी आगे बढ़ते रहेगा। किरण का एक साइड एंड पॉइंट होता है, यहाँ पर अंतिम बिंदु होता है, अंत होता है, लेकिन इधर बढ़ता रहेगा और इसको कहते हैं किरण। और ये है रेखाखंड जिसमें इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। तो इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, तो 2 एंड पॉइंट हो गए इसके। इसको इंग्लिश में कहते हैं रे और इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन। अब कह रहा वह संख्या जिसके अंकों का योग 14 है, तो इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए और देखिए 14 हो रहा है क्या? 4 1 5, ये नहीं है। 5 4 9 6 15, ये भी नहीं है। 2 मतलब आपस में जोड़ना है, 2 3 5 4 9, ये भी नहीं है। 9 5 14 प्लस 0, तो ये 14 है। ये 5 होगा, ये 9 6 4 10 5 15 है, 2 3 5 4 9 है, तो 14 कहाँ पे हो रहा है? ये है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला है इन द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें ए से मतलब सभी को ध्यान रखना चाहिए, A to Z सभी लेटर आता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो कि द नंबर ऑफ टाइम्स लेटर ई अपीयर्स, यानी ई इसमें कह रहा है जो कि हिंदी में भी ये वाले वाक्य में ई कितनी बार आ रहा है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग में ई कितनी बार आ रहा है? तो देखिए ई आपको एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ 2 और एक 3, तो 3 बार दिख रहा है, तो 3 इसके सही आंसर है। वह अभाज्य संख्या जो 5 से विभाज्य है, ऐसा द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। तो प्राइम जो है, वैसे ही प्राइम नंबर जो होता है वो तो डिविजिबल तो होगा ही नहीं 5 से, ये गलत दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर तो देखिए कोई ऐसा मतलब जैसे ये 35 है,
अब 35 तो प्राइम नंबर है नहीं, हम जल्दबाजी में ये लगा देंगे। ओके, ये 5 मतलब 1, 5, 7 और 35 इससे डिवाइड हो रहा है। ये 1, 5 और 25 से हो रहा है, मोर देन 2, तो ये भी नहीं है। इसके 1 और 5 है और 5 से डिविजिबल भी है, तो ये सही। ये 5 से विभाजित, यहाँ पे 1, 3, 5 और 15 ये सारे हैं, तो ये सिर्फ ये इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है, तो ये 47 और को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 पंचे 45 होता है और 2 शेष बचता है। तो जो ये बाहर आगे मतलब जितनी बार आपने इसको डिवाइड किया है मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो ये बाहर आ जाएगा और ये 2/45 2/9। तो ये आप देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग is 1000 स्क्वायर मीटर। द विड्थ ऑफ गार्डन इज, अर्थात इसमें पूछा जा रहा है जो 50 मीटर लंबे एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आयताकार एक बगीचा है, इसका क्षेत्रफल दिया है 1000 मीटर स्क्वायर और ये लंबा 50 मीटर लंबा है और ये नहीं पता, चौड़ा पता नहीं है कितना है, एक्स मान लेते। तो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर में क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई यानी ये 50 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1000 और ये 50 से इधर भाग आ जाएगा, तो ये 20, तो x बराबर हो जाएगा 20, तो चौड़ाई हो गया 20 मीटर आंसर। अब कह रहा है 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अर्थात 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 इज, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम 84 का करते हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा, 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो पहले हम देखते हैं इसमें 84 को, पहले 2 से देखेंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 21, फिर ये 2 से नहीं, अब 3 से देखते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये सारे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 84 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ए में दिख रहा है, तो ये सही है। अगला कह रहा है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। इक्विवेलेंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम समतुल्य भिन्न, तो किसी समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने से वही आएगा, तो 1/5। अब इसको देखिए, ये तो इसको ऊपर में 5 है तो इसको 5 से करते, तो यहाँ भी 5 करना होता, तो ये नहीं है। अब यहाँ पे 20 किया है, तो एक को 20 से करना पड़ा था, तो नीचे भी 20 से करते तो 20 पंचे 100 होता, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये 12 है, तो इसको ऊपर वाले को 1 को 12 से किए तो नीचे भी 12 से करना पड़ेगा, जिससे ऊपर करेंगे ऊपर भी नीचे भी उसी से करेंगे, तो ये 12/60 हो गया, तो ये है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला भी देख सकते हैं, ये 11 से किए 1/5, इसको 11 से किए तो नीचे भी 11 से करना पड़ता है, तो 11/55 होता है, तो ये है नहीं। तो इस तरह से इसका ये सही आंसर है। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त पर वृत्त का केंद्र यानी इंग्लिश में देखें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है इसके सेंटर,
और इस पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये होता है रेडियस या त्रिज्या हिंदी में। तो देखिए रेडियस दिया हुआ है और हिंदी में त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अगला है, एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या है, अर्थात इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर शेप बना लेना है और उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री हम यानी लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा कहता है जो ऐसे जगह पे जिसका आधा भाग हम ड्रॉ करें और आधा मतलब ठीक बीचों बीच हो जाए, यानी आप उसको फिगर में देख सकते हो। यानी एक तो यहाँ पे बनेगा, एक ये होगा, आधा भाग यहां से देखेंगे और तो एक ये बनेगा, एक हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी दूसरा पार्ट आपको मिरर में दिख सकता है, आईने में दिख सकता है। तीसरा यहां से करेंगे 3 और चौथा ये होगा, ये सममित रेखाएं हो जाएगी। तो ये 4 हो गए। अगला सवाल कहता है लक्ष्मी हैज क्रेडिट ऑफ 30 rupees, 40 rupees and 50 rupees and debits of 40 rupees, 50 rupees and 60 rupees in her saving account. The bank account balance now is। लक्ष्मी के बचत खाते में 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये जमा है। तो जमा के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो 30 जमा और प्लस 40 प्लस 50, तो ये जमा हो गए। तो इसको जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 3 4 7 5 12, 120 रुपया प्लस में। और मतलब ये प्लस इधर लगाएंगे, प्लस में 120 और माइनस कितने हो गए? माइनस हो गए इधर 40 रुपये, माइनस 40 प्लस 50 डेबिट निकाल रहे हैं और 60 ये निकाल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 40 50 90 और तो ये हो जाएगा माइनस में 150 रुपया हमने निकाल लिए और हमने जमा किए 120 रुपया। तो इस दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस वाली बड़ी है। कितनी बड़ी है? इस दोनों का अंतर देखेंगे तो 30। तो ये माइनस में 30 रुपये हुए, यानी 30 रुपये निकासी हुए। 30 रुपये निकासी मतलब निकाल लिए, 30 रुपये निकासी यानी डेबिट हुए 30 रुपये, 30 रुपये डेबिट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं पार्ट बी में। अगला है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, यानी 196 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 196 इधर लिखिए, 196 और पहले हम 2 से देखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से देखेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये बचा 1 पर 6 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से देखे तो ये हो जाएगा 4 और 9। फिर अब ये 7 से देखेंगे, 7 7 49, फिर 7 से देखेंगे ये 1। तो ये 196 बराबर में हो जाएगा 2 × 2 × 7 × 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब कह रहा अंक 1 2 4 से बनी 3 अंकीय पैलिंड्रोम्स की सूची बनाइए और जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो, लिस्ट ऑल 3 digit palindrome made from digits 1 to 4 when the repetition of digit is allowed। यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर कह रहा है। तो पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है? किसी संख्या को उल्टा पुल्टा पढ़ा जाए तो एक ही हो। तो 1 2 और 4 है, इसका यूज करके 3 नंबर का बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए 1 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 1 आ जाएगा, फिर 1 4 1 आ जाएगा। अब 2 को बीच में रखिए, पहले 1 को हमने मतलब 1 को साइड में रखिए, अब 2 को साइड में रखिए।
2 और 1 2 2 2 2 2 4 2। अब 4 को रखिए, 4 1 4 4 4 4 और 4 2 4। ये इस तरह से 3 3 या 9 पैलिंड्रोम नंबर बन गए। अगला कह रहा है A survey was conducted to find the favorite color of a student. The result were this. अर्थात विद्यार्थियों के पसंदीदा रंग जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। परिणाम इस प्रकार थे, नीला, गुलाबी, लाल, ये सारे। तो इसको कह रहा है एक आवृत्ति सारणी बनाइए। तो आवृत्ति सारणी जैसे बनाते हैं हम, तो इसका हमें टेबल बनाना होगा। तो इस तरह से हमने बना लिया। यहाँ पे आपको रंग लिखना है और यहाँ पे टैली मार्क या मिलान चिन्ह, और ये बारंबारता, इंग्लिश में इसको मिलान चिन्ह हिंदी में कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी। अब नीला है तो यहाँ पे नीला लिख लिए। फिर अगला दिख रहा है लाल, तो यहाँ पे लाल लिख लिए। अब अगला नीला, नीला, लाल, गुलाबी, 3 कलर दिख रहा है। फिर गुलाबी, पीला और हरा। अब इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए नीला है तो जहां पे एक लाइन, लाल, लाल में एक लाइन इधर से क्रॉस कर दीजिए, नीला, नीला में एक, नीला, फिर एक लाल, गुलाबी यहां से काटिए और इसमें एक लाइन लिखी, एक डालिए लकीर, नीला, गुलाबी, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, लाल। तो 4 के बाद 5वां इस तरह से पैकेट बन जाते हैं। 5 गुलाबी, इसके भी 5, हरा और लाल। अब ये जितने हुए उसको लिख दीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए 6 4 10 5 15 2 17 3 20, टोटल 20। ये भी देखिए 1 2 3 4 5, 5 चौके 20, तो ये भी 20 है। तो इस तरह से 20 इसका भी हो गया। ये आंसर तैयार है आपका। अगला कह रहा है एक दंड आलेख प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। कक्षा 5 के लिए दंड 10 इकाई ऊंचाई है और कक्षा 6 के लिए 13 इकाई ऊंचाई है। यदि पैमाने की लंबाई 1 इकाई बराबर 4 विद्यार्थी है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे दंड आलेख जो होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए दंड आलेख में हम जब बनाते हैं तो एक लाइन छोड़ते हैं, इस तरह से एक लाइन छोड़ते हैं और बनाते हैं इस तरह से। तो कह रहा है 2 कक्षा है। अब इसमें कह रहा है जो कि 2 कक्षा है, एक में कह रहा है जो कि 10 यूनिट है। 5वीं के लिए 10, ये दिया हुआ है 10 है, ये 10 यूनिट है 5वीं के लिए, और 6ठी के लिए 13 यूनिट है। अब एक स्केल में 1 यूनिट बराबर 4 लेंथ है दिया हुआ। तो इस तरह से 5वीं के लिए जो हो जाएगा, 5वीं के लिए 10 गुने 10
गुने 4, एक यूनिट में 4 स्टूडेंट है, तो ये 40 स्टूडेंट हो गया। और 6 में 13 है, तो 13 को 4 से करो गुना, तो 13 चौके 52। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए, टोटल स्टूडेंट 92 स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ क्लास, तो व्हाट इज द टोटल नंबर इन बोथ क्लास? तो ये हो गया 92 स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे देयर आर 92 स्टूडेंट्स इन बोथ क्लास, यानी दोनों में कुल 92 बच्चे हैं। A triangle has one right angle and another angle is 40 degree. Then find the third angle. अर्थात इसमें कह रहा है एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, आप साथ समझेंगे। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है, ये 90 है, और एक 40 है। तो ये कितने का होगा? तीनों का जोड़, मान लीजिए जो ये x है, तो तीनों का जोड़ 180 होता है। तो x प्लस 90 प्लस 40 बराबर में 180 होना चाहिए। तो x प्लस 130 बराबर में 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री भी लगाना चाहिए। तो x बराबर में हो जाएगा 180 में से 130 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा तीसरा कोण। तीसरा कोण 50 डिग्री है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित का पैटर्न देख करके रिक्त स्थान को भरिए। 1 2 और 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे जो है उसका इस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करता है। 1 2 3 2 3, तो अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ भी आएगा। अब यहाँ पे 4 आएगा, तो इसको कितनी तक संख्या? 1 2 3 4, तो 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 बराबर में 16। यहाँ पे आंसर आएगा 16। अगला है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 36। अर्थात 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो पहले 20 के गुणनखंड लिखिए। तो पहले 20 के गुणनखंड यहाँ पे 20 कर दीजिए। तो देखिए 2 से जाएगा, तो ये देखिए इसका गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 20 जो होता है 1 गुने 20 होता है। 2 के पहाड़े में आता है 2 गुने 10 होता है। 3 के पहाड़े में आता नहीं है। 4 के पहाड़े में 4 गुने 5 होता है। अब ये 5 आ ही गया है, तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए यहां से। तो 20 के गुणनखंड जो हो जाएंगे 1 2 4 5 10 और 20। अब हम 36 के गुणनखंड निकालते हैं। 36 दिया हुआ है, 36 के गुणनखंड निकालते हैं ऐसे ही। तो 36 बराबर में 1 गुने 36 होता है। 2 के पहाड़े में आता है 2 18। 3 के पहाड़े में 3 को हम करेंगे 12 से, तो आएगा 4 के पहाड़े में 4 छक मतलब 4 नमा 36। 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो यहां से यहां तक सारे इसके गुणनखंड 6 एक ही बार लिखेंगे। तो 36 के गुणनखंड फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6, एक ही बार लिखेंगे 6। यहां से 1 2 3 4 6, फिर 9 9 12 18 और 36, यानी इधर से 1 2 3 4 6 एक ही बार लिखेंगे, 2 बार है तो 9 12 18 और 36 ये हो गए। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 20 और 36 के उभयनिष्ठ
गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर ऑफ ऑफ 20 एंड 36। तो इस दोनों में जो है तो देखिए एक है तो ये एक, दो है, यहां भी है दो तो दो, अब चार है इधर तो यहां भी चार है, पांच इसमें नहीं है, छह मतलब 10 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, तो ये इसके कॉमन गुणनखंड हो गए। अगला कह रहा है, अब खंड गौ है हमारा, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर और विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल कह रहा है तो 4 सेंटीमीटर का मान लीजिए, जो कि एक पहले बार रफली बना लीजिए, हम रफली बना लेते तो ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो आइए हम सबसे पहले जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए, जो इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ए और बी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, जो आपके पास डी होता है, डी होता है वो 90 डिग्री इसमें होता है लिखा हुआ, तो इसको यहाँ पे रख करके हम 90 डिग्री निकाल लेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे डी की सहायता से, डी की सहायता से 90 डिग्री का, इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लेते हुए इस तरह से बना लेंगे। अब ये जो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से अब हम कंपास जो होता है हमारे पास, कंपास जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसमें नुकीला हिस्सा होता है और यहाँ पे ये होता है, तो इसमें इसकी ये 7 सेंटीमीटर इसको खोल लेंगे, और यहाँ से सॉरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से 8 सेंटीमीटर का यहाँ से इसको रखेंगे, कंपास का नुकीला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम यहाँ पे रखेंगे, और 7 सेंटीमीटर खोल करके जहां पे ये कट करेगा, जहां पे भी ये कट करेगा 7 सेंटीमीटर वाला, तो हम सॉरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, मान लीजिए जो कि यहाँ पे कट किया, यहाँ नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला ये 8 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे कट करेगा। तो इसको आपको मिला लेना है, अब ये मिला लेना है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और डी रखेंगे, और ये देखेंगे जिधर की ओर जा रहा है तो उधर की ओर इसको हम खींच लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे खींच लेंगे, और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना करके ये करेंगे, तो ये जहाँ पे मिलेगा यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा एक ए, बी, सी और डी, ये एक आपका ये आयत की रचना हो जाएगी। दूसरा कह रहा है रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही 3 सेंटीमीटर लेना है, इधर 3 सेंटीमीटर लेना है, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप लाइन खींचेंगे, यहां से अब 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर कंपास पे 7 सेंटीमीटर ये इस पे खोल लेंगे इसको, तो नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाला हिस्सा इधर की ओर करेंगे, तो जहां पे ये कट करेगा उसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल दिया है, ये है 3, और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब डी की सहायता से जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जहां मिल जाएगा तो ये इस तरह से ए आप नामांकन दे सकते हैं,
PQRS, PQ। अगला ये इसमें कह रहा है जो कि ऐसे वाले में ग्रिड में इसको ऐसे बनाइए जो कि ये -4 हो जाए सभी को जोड़ने पे। जैसे ये दिया हुआ, ये लाइन का -4 होना चाहिए, ये लाइन का भी -4 होना चाहिए, और इसका भी -4 होना चाहिए, और ये भी -4 होना चाहिए बाउंड्री करने पे। और तो कोई हो नहीं रहा है, 3 होता है तो ये भी करते और ये भी होता है। तो 6 में यहाँ पे -10 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, तो ये -4 हो गया। अब इधर ये -6 है और 0 है, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तब ये जाकर के -4 होगा। अब इधर भी -10 बनाना पड़ेगा तभी होगा, और यहाँ पे यहाँ पे ले लेते हैं -2 ले लेते हैं, और यहाँ पे यदि -8 लेते हैं तो ये भी -4 हो गया। अब -8 में 2 जोड़े तो -6, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के ये -4 होगा। तो इस तरह से -4 ये भी हो गया, -4 ये भी हो गया, -4 ये भी, कोई और भी आप ले सकते हैं। अगला कह रहा है जो कि इसको आरोही क्रम में सजाएं, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कह रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए नीचे हमें पहले एक जैसे बनाने होंगे। तो नीचे एक जैसे बनाने के लिए अब देखिए, नीचे डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने होंगे या न्यूमरेटर एक जैसे बनाने होंगे। अब एलसीएम ऑफ 10, 15 और 5 ले लिए, या इसको सबको हम करें, ये लेंगे एलसीएम, तो ये 5 × 2 और 5 × 3 और ये 5, तो ये 30 हो जाता है एलसीएम। तो ये नीचे 30 बनाना होगा। तो देखिए 7/10 को 30 बनाएंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 पर, तो ये हो जाएगा 21/30। और 12/15 है, 12/15 है, तो इसको 30 बनाना होगा, तो 12/15 और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 24/30। और 3/5 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 18/30। तो आप देखिए कौन सा सबसे छोटा है, ये 18 फिर 21। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहले 18/30 और फिर 21/30 और फिर 24/30, और 18/30 जो था 3/5 के बाद ये ऐसे, तो ये 3/5 है, और ये 7/10 है इसमें से, और ये 12/15 है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख, अगला कह रहा है एक फर्श 13 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श पर 12 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार कालीन बिछा है। तो फर्श का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। अर्थात इसमें कह रहा है अ फ्लोर इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ 12 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया, देखिए एरिया आप यहाँ पे फ्लोर लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, तो 13 × 12, L × B होता है, तो 13 को 12 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 1 और 5, 156 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर कारपेट, तो ये जो हो जाएगा 12 है दिया हुआ, तो 12 × 12 यानी 144 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड, यानी वह भाग जो कारपेटेड नहीं है, तो ये 156 में से 144 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। 12
वर्ग मीटर, यानी 12 स्क्वायर मीटर आंसर। नेक्स्ट है, अगला कह रहा है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर ऑफ न पीस ऑफ लैंड 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अर्थात कह रहा है जो कि यहाँ पे 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार फूलों की क्यारियां लगी है, शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ भूखंड इस तरह से आयताकार दिया हुआ है, ये आयताकार भूखंड दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई 12 है, 12 मीटर और 10 मीटर। यहाँ पे 4 बाई 4 के चारों कोनों पे 4 बाई 4 के स्क्वायर ये बने हुए हैं, 4 क्यारियां हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी इधर भी है, यहाँ ऐसे ही इधर भी है, ऐसे ही इधर भी है और ऐसे ही इधर भी है। तो चारों कोनों पे है तो दिया हुआ। तो देखिए ये भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 गुने 10 बराबर में 120 वर्ग मीटर। अब एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, तो 4 गुने 4 यानी 16 वर्ग मीटर। तो इस तरह से शेष भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, शेष भूखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा भूखंड का क्षेत्रफल माइनस में 4 गुने वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा आपको 120 और 4 गुने 16, तो यानी 120 में से 16 चौका 64 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 6 और 5 56 वर्ग मीटर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया, इन द फॉलोइंग टेबल मैच द एंट्रीज इन कॉलम ए विद करेक्ट एंट्रीज कॉलम बी, यानी कॉलम ए और कॉलम बी में आपको कह रहा है सही एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सही एंट्री यानी मिलान करने के लिए, तो एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में हम पहले इंग्लिश में निकाल लेते हैं, एक्यूट एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इसको मिलाएंगे तो ये एक्यूट एंगल ये इससे मिलेगा, ये है एक्यूट एंगल मतलब कम। और ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से अधिक, तो 90 डिग्री से अधिक ये है। राइट एंगल 90 डिग्री ये है, स्ट्रेट एंगल ये है, और रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण ये। हिंदी में भी आप ऐसे ही मिला लें, हिंदी में भी देखिए न्यून कोण जो होगा ये कुछ इस तरह से 90 डिग्री से कम 75 डिग्री है, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक वाला अधिक कोण होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, सरल कोण 180 डिग्री होता है, प्रतिवर्ती कोण ये होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित चित्रालेख को 5 अलग अलग गांवों में ट्रैक्टर को दर्शा रहा है। ये एक बराबर में 10 ट्रैक्टर है, राजपुरा में ये इतना है, ये इतना है, सबका ये है। तो इसको देख करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे एक का मतलब 10 ट्रैक्टर दिया हुआ है। अब इससे जुड़े हुए सवाल कह रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है जो कि नेम द विलेज विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, यानी ऐसा गांव जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर है। सबसे कम ट्रैक्टर वाले गांव का नाम लिखिए। तो सबसे कम ट्रैक्टर देखिए कहाँ पे है, आपको दिख रहा है रामगढ़। तो
यहाँ पे पहले वाले में ऑप्शन आएगा, पहले वाले में हम लिखेंगे रामगढ़। यहाँ पे रामगढ़। सबसे अधिक ट्रैक्टरों वाले गांव का नाम लिखिए। सबसे अधिक किसमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा चित्र किसमें दिख रहा है बड़ा, सबसे बड़ा है ये संतगढ़। तो दूसरे का आंसर हो गया संतगढ़। लखीमपुर गांव में ट्रैक्टरों की संख्या लिखिए। लखीमपुर गांव में देखिए कितने ट्रैक्टर है। लखीमपुर गांव आपको यहाँ पे फिगर में देखना है। लखीमपुर गांव 1 2 3 4 5 और सबका मतलब 10 है, तो ये 10 10 10 10 10 10 तो 5 बार हो गया, तो 10 25 50 ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50 ट्रैक्टर। अगला जो आंसर आएगा 50 ट्रैक्टर। संतगढ़ गांव में शाहपुर गांव से कितने अधिक ट्रैक्टर है। संतगढ़ और शाहपुर, देखिए संतगढ़ और संतगढ़ सॉरी संतगढ़ और शाहपुरा में देखिए संतगढ़ गांव में कितने हैं और शाहपुरा गांव में कितने हैं। संतगढ़ में 1 2 3 4 5 6 7, ये 70 हो गया। और शाहपुरा में 1 2 3 4 तो 40। तो कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 ट्रैक्टर। 30 ट्रैक्टर। रामगढ़ और लखीमपुर गांव में मिलाकर ट्रैक्टरों की कुल संख्या, रामगढ़ और लखीमपुर। तो देखिए रामगढ़ में कितने हैं और लखीमपुर में कितने हैं। तो रामगढ़ में 1 2 यानी 20 और लखीमपुर में 50। तो 50 अभी 70 हो गया इसमें, तो इसमें लिखेंगे 70। अब 14 से 16 जो है, अगला कह रहा है गणित में, मतलब ये केस स्टडी टाइप सवाल है। गणित की कक्षा में शिक्षिका संपूर्ण संख्याओं की अवधारणा समझा रही थी। उन्होंने अपने छात्रों से कहा वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस गुणनखंड के दुगुने के बराबर हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संख्या 20 के सभी गुणनखंड लिखिए। अर्थात during the mathematics class, the teacher was explained the concept of perfect number. She told her student that a number of which the sum of all its factor is equal to twice of the number is called perfect number. So write the factor of 28 20। तो 20 के फैक्टर लिखने हैं, तो 20 के फैक्टर यदि हम करते हैं तो देखिए 20 के फैक्टर या गुणनखंड फैक्टर ऑफ 20, तो ये 1 गुने 20 हो जाएगा। 2 गुने 10 होता है। 3 के पहाड़े में आता नहीं है, 4 के पहाड़े में 5 बार में आता है। तो ये सारे इधर से करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गया 1 2 4 5 10 और 20। इसी तरह राइट द फैक्टर ऑफ 28। 28 का फैक्टर करना है, तो 28 का फैक्टर देखते हैं, करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 28, तो 1 इंटू 28 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28। 3 के पहाड़े में जाएगा नहीं, 4 के पहाड़े में जाएगा तो 4 सत्ते 28। 4 के बाद 5 आता है, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से तो आ ही गया है। तो ये सारे यानी इसके बीच का नंबर देखेंगे, जो नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो वो सारे फैक्टर में आते जाएंगे। तो देखिए इसके फैक्टर हो गए 1 2 4 7 14 और 28। अब कह रहे हैं शो दैट 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका सम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो ये जोड़ेंगे 1 + 2 + 4 + 5 + 10 10 + 20। तो ये 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 5 12 10 22 और 20 42। तो 42 जो है नॉट 2 इंटू 20,
तो ये नहीं है, तो इसलिए 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब 28 देखते हैं, 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो हम करते हैं, इसके फैक्टर है 1 2 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। तो 1 2 3 4 7 7 14 14 28 और 28 56। तो 56 हो गया। तो ये जो है 2 इंटू 28 हो गया। तो लिखेंगे यस 28 इज अ परफेक्ट नंबर। अगला सवाल देखते हैं। Miss Kavita was conducting math lab activity with class 6 student on topic perimeter of polygons. During the activity, she explained to the student that perimeter of any closed plane figure is distance covered along its boundary. When you go around it once, she drew few polygons on the board and wrote the following statement on the board. अर्थात कह रहा है जो कि इसमें सुश्री कविता कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ बहुभुजों के परिमाप विषय पर गणित की प्रयोगशाला कर रही थी। तो इसने कहा जो कि गतिविधियों के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ एक चक्कर लगाने से तय की गई दूरी होती है। उन्होंने बोर्ड पर कुछ बहुभुज बनाए और बोर्ड पर निम्नलिखित कथन लिखा। ये देखिए 12 है और ये 8 है और ये 5 है और ये 5 है, ये 5 और 5। तो इस पे आधारित इसको फिगर को आगे ड्रॉ कर लेते हैं। ये था एक आयत था, ये 12 और 8 और दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 8, 12 और 8 सेंटीमीटर। अब दूसरा है स्क्वायर है 5 और 5 का। हमें बार बार इसके पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये 5 और 5 का हमने स्क्वायर कर लिया। ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है लंबाई ए इकाई और चौड़ाई बी इकाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा। तो ये ए है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये ए इधर भी आएगा, ये ए और ये बी और बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी को जोड़ ले और 2 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इतना इकाई। प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई वाले वर्ग का परिमाप। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो ये 4 बार x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इकाई। बोर्ड पर बने आयत का परिमाप। तो 12 और 8 इस दोनों को जोड़ लीजिए, 12 और 8 20 को 2 से कीजिए गुना। तो ये 2 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 12 8 20, 20 को 2 से करेंगे 2 गुने 20 बराबर में 40 और सेंटीमीटर। और बोर्ड पर बने वर्ग का परिमाप तो ये हो जाएगा 5 गुने 4 यानी 20 सेंटीमीटर। अब अगला है सर्दियों और ठंडी। सर्दियों की एक ठंडी शाम है। रवि, प्रिया और अंजू अपनी दादी के साथ रसोई में एक गर्म चूल्हे के पास बैठी है। दादी गुड़ की चक्की बना रही है। उन्होंने चिक्की का एक आयताकार टुकड़ा बनाया जिससे 12 बराबर टुकड़े में काटी। दादी ने रवि को 2 टुकड़े दिए, प्रिया को और अंजू को 3-3 टुकड़े दिए, बाकी टुकड़े अपने डब्बे में रख ली। तो ये 12 टिक्की बनाई। तो इसमें से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कुछ इस हिसाब से रवि को 2 टुकड़े दिए, ये दे दिया रवि को। प्रिया और अंजू को 3-3 मतलब 1 2 इसको दे दिया। और प्रिया के लिए देखिए यहाँ पे प्रिया के लिए हम पी 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 और अंजू के लिए हम ए ए ए ए। अब कितना बचा, 4 टिक्की बचा, वो रेस्ट अपने पास ले गई। तो उपर्युक्त जानकारी के हिसाब से कह रहा है जो कि रवि को मिली चिक्की के टुकड़ों को भिन्न के रूप में
प्रस्तुत कीजिए। तो रवि को कितना मिला? 2 भाग मिला। और कुल कितने भाग किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2/12 रवि को मिला, 2/12। अब अंजू को मिले चिक्की के टुकड़ों को भिन्न के रूप में लिखिए। अंजू को मिला 3 और 3/12, 3/12। रवि और प्रिया द्वारा प्राप्त चिक्की के टुकड़ों को भिन्न के योग के रूप में लिखिए। तो रवि और प्रिया, तो रवि को मिला 2/12 और इसको मिला 3/12, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/12। अगला इसमें कह रहा है रवि डिब्बे में रखे चिक्की के टुकड़ों में से कोई 2 समतुल्य भिन्न बनाइए। डिब्बी में रखे, बाकी कितना डिब्बी में रख दी, तो बाकी तो 4/12 है। तो ये 4 1 2 3 4/12 इसका समतुल्य भिन्न होगा। या तो इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2/6, 4 से काटेंगे तो 1/3। ये सारे इसके समतुल्य भिन्न हो गए। या समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8/24। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/12 को 3 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12/36। ये सारे इसके समतुल्य भिन्न हो। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।